हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईट, मनके और अस्थियां। दोस्तों, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया है जो बड़ी ही शिद्दत से आपको इसमें बताने की कोशिश किया गया है और चीजें मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आज हम इसके दूसरे पार्ट यानी लेक्चर नंबर 2 पे बात करने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में क्या हमें अनाज के प्रमाण मिले हैं। हमें क्या मिला है प्रमाण? हमें वहां पे कई प्रकार के दाने मिले हैं। तो क्या हड़प्पा वासी खेती करते थे या नहीं करते थे? अगर खेती करते थे तो उस खेती में वो लोग किस किस चीज का इस्तेमाल करते थे, इस चीज की बात आज हम लोग करेंगे। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी था, उस टेक्नोलॉजी की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि थी, क्या वहां पर कृषि के क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे? निश्चित तौर पे इस्तेमाल वो लोग करते थे, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि अगर हड़प्पा से कहीं पर नहर का प्रमाण मिला है, कहीं से तालाब का प्रमाण मिला है, कहीं से सिंचाई करने का साक्ष्य मिला है, कहीं से खेत जोतने का प्रमाण मिला है, तो कहीं से आपको कुआं का प्रमाण मिला है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करती है या बताती है कि कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी जो था उनके पास था। ये देखिए, कह रहा है कृषि प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता से अनाज के दाने मिले हैं। अनाज के दाने की प्राप्ति हुई है, इस बात का प्रमाण है कि वहां पर खेती होती थी। साथ ही साथ अनाज के दानों की प्राप्ति हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग खेती करते थे। पहली बात हो गई, यानी हड़प्पा वासी खेती करते थे या नहीं करते थे, इस बात की जानकारी हमें वहां से मिले अनाज से पता चल जाता है कि अगर अनाज है तो उस अनाज से ये पता चल जाता है कि वहां पर खेती निश्चित तौर पर होती थी। पहली बात। दूसरी कह रहा है कि यहीं से वृषभ के भी चित्र मिले हैं। वृषभ का मतलब होता है मेरे मित्र, वृषभ का मतलब क्या होता है? तो वृषभ का मतलब होता है बैल, अर्थात यहां पर भी बैल के प्रमाण मिले हैं, यानी बैल के चित्र भी मिला है। इस बात का गवाह है कि वहां पर खेती भी होती थी। दो बातें हो गई, अनाज का पाया जाना, वृषभ का पाया जाना से पता चलता है कि लोग खेतों को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे। चोलिस्तान और बनावली, ये दो जगह था। चोलिस्तान ये अफगानिस्तान में था। कहां पर था दोस्तों? अफगानिस्तान में था। और बनावली जो है वर्तमान में हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में है। इन दोनों ही जगहों से किसकी प्राप्ति हुई है? मिले मिट्टी के हल। यहां से क्या मिले हैं? मिट्टी के हल मिला है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी के हल मिला है। अब मिट्टी के हल मिलने से ये तो प्रमाणित हो जाता है कि वहां पर खेती होती थी और खेती के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मिट्टी के हल। इसके अलावा यह पता चलता है कि ये लोग खेती करते थे, यानी वहां पर अनाज की प्राप्ति हो, वृषभ की प्राप्ति हो, बैल की प्राप्ति, वृषभ बैल ही हो, या मिट्टी के अनाज मिला है। इन सब चीजों से ये पता चल जाता है कि दोस्तों वहां पर खेती होती थी। इसके अलावा कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। क्या मिला है दोस्तों? कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इससे ये पता चलता है कि उस समय लोग क्या करते थे? खेती करते थे का साक्ष्य तथा एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। खेतों में हल के रेखा, अब देखिए जुताई करने की रेखाएं मिली है जो दो समूहों में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात ऐसे चलना और फिर ऐसे ऐसे काटना, ये समकोण पर काटना होता है। हड़प्पाई लोग फसलों को काटने के लिए शायद पत्थर फलक का प्रयोग करते थे, धातु के औजार का भी प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में, यानी वैसा स्थान जहां पे बारिश होती थी, कम होती थी, ठंड ज्यादा पड़ती थी, ऐसे स्थान की प्राप्ति हुई है। अब ये सारे चीजों का, धातु का, पत्थर का, धातु का, अर्ध शुष्क का क्षेत्र होना, ये बताता है कि निश्चित तौर पे हड़प्पा वासी दोस्तों क्या करते थे? खेती करते थे, और वो भी खेती उन्नत अवस्था में थी। ऐसा नहीं था कि वो कम अवस्था में रही हो। जहां कृषि के लिए संभवतः सिंचाई की
आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए अफगानिस्तान में हमें सूरतगई और धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात, गुजरात में धौलावीरा और अफगानिस्तान में सूरतगई नामक स्थान से नहरों के प्रमाण मिले हैं। ये सारे प्रमाण देखने को मिले हैं। ये सारे प्रमाण दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ स्थानों में कुआं का भी प्रमाण मिला है तथा धौलावीरा से जलाशय, जलाशय मतलब तालाब का प्रमाण देखने को मिलता है, जो संभवतः कृषि के प्रयोग के लिए किया जाता होगा। ये सारी बातें बताती है कि कहीं ना कहीं हड़प्पावासी जो लोग थे वो निश्चित तौर पर खेती बाड़ी करते थे। तो ये आपके क्वेश्चन इसी साल 2026 में भी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो दोस्तों इस बार के लिए आपके एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कह रहा है मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, यानी मोहनजोदाड़ो, पहली बात तो ये जान लीजिए कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है दोस्तों, कि क्या होता है इसका अर्थ? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, साथ ही साथ कहीं कहीं इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं, सिंधु का बाग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु का इसे बाग कहा जाता है, सिंधु का बाग कहा जाता है, अर्थात मृतकों का टीला। अब सवाल आता है कि इस मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी ने किया था, जिसे हम राखलदास बनर्जी कहते हैं। अब उन्होंने ही कहा था कि मोहनजोदाड़ो में हमें 4 चीजें देखने को मिलेगा, नियोजित शहर, जल निकास प्रणाली और साथ ही साथ गृह स्थापत्य और दुर्ग का प्रमाण हमें देखने को यहाँ मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा तथा अति महत्वपूर्ण शहर था। हालांकि इसकी खोज हड़प्पा नगर के बाद हुई थी, फिर भी यह अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही ज्यादा विख्यात था। इस नगर की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। कितनी थी दोस्तों? 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो हम लोग देखते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी? तो देखिए, सबसे पहला एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में, दूसरा नियोजित जल निकास प्रणाली, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गृह स्थापत्य, जिसकी जानकारी इसी बार 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा दुर्ग, जो चौथा इसकी विशेषता थी, और उस दुर्ग में 2 संरचना देखने को मिलता है हमें, एक विशाल स्नानागार और दूसरा एक माल गोदाम। दोस्तों ये जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा और ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम एक लंबे लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। एक परफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि मोहनजोदाड़ो की विशेषता बताइए, जो इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का हो या फाइनल बोर्ड में आ जाए, इसमें से कोई गारंटी नहीं है कि किसमें आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इन तीनों एग्जामों में किसी न किसी में जरूर आएगा। अब आता है दोस्तों सबसे पहले नियोजित शहरी केंद्र, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वो नियोजित था। मोहनजोदाड़ो का शहर नियोजित था। शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ये उगता था, ऐसे बना हुआ था जो ईंट पर, इसको हम लोग दुर्ग बोलते थे या ऊपरी भवन कहते थे, ऊपरी भवन कहते थे। इसके अलावा दोस्तों एक नीचे, इसके नीचे वो बना हुआ था जो नीचा होता था, जिसे हम आवासीय निवास कहते थे, आवासीय निवास अर्थात निचला भवन, निचला भवन की हम बात करते थे। 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे 2 भागों में बांटा गया था। इसमें से ऊपर वाले को हम क्या बोलते थे, एक भाग छोटा तो होता था जो ऊंचाई पर बनाया जाता था, ऊंचाई पर होता था, जबकि दूसरा भाग बड़ा होता था और उसे नीचे बनाया था। मतलब पहला भाग ऊपर था जो ऊंचाई पर था, छोटा, और निचला भाग जो बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातात्विक ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर की संज्ञा दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों
कि चबूतरों पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था निचले शहर से अलग करने के लिए। निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसे बनाने के लिए काफी संख्या में श्रमिकों की जरूरत रही होगी। इसी बात का ये प्रमाण बताता है कि निश्चित तौर पर राजा कहीं ना कहीं वहां पर होगा, जो हमें पता नहीं चलता है। लिखित साक्ष्यों में निश्चित तौर पर रहा होगा, अभी हमें जानकारी नहीं पता चलती है। अब दोस्तों अगला आता है, जरूरत पड़ती होगी। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के बनाने के बाद ही किया गया था, जो एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, फिर उसके अनुसार निर्माण का कार्य किया गया होगा। ईंटों को धूप में भट्टी में पकाकर इस्तेमाल किया जाता था। सभी ईंटों का आकार भी एक ही प्रकार का मिला है। हालांकि इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा के सभी स्थलों से भी प्राप्त हुई है। ये भी एक प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या थे, कहीं ना कहीं एक राजा के नियंत्रण में रहे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता में ईंटों का एक जैसा होना किसी न किसी मार्गदर्शन का प्रमाण रहा होगा। अगला कहता है दोस्तों, अब आता है नियोजित जल निकास प्रणाली। ये भी बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते ही रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली नगर नियोजन का अभिन्न अंग होता था। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को समुचित रूप से लागू किया गया था। किससे किया गया था? समुचित रूप से लागू किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण तथा अनूठा था। शहर के प्रत्येक आवास की गली को नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके साथ साथ आवासों को भी निर्माण किया गया था। फिर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटाकर बनाई जाती थी, ताकि घरों का गंदा पानी गलियों की नालियों से आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले गारे में जमाई गई थी, जिन्हें सफाई के समय हटाया भी जा सकता था, जैसे अभी भी आज हमारे यहाँ सीवर होता है, हटा लेते हैं। घरों की नालियां पहले एक हौदी मलकुट से निकलती थी, यानी आज हम उसे क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं, गिरती थी। फिर पानी को ठोस पदार्थ वहां रुक जाता था, जमा हो जाता था और गंदा पानी नली की नालियों से बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर चला जाता था। और मैके के अनुसार तो यह एक निश्चित रूप से, उसने कहा कि निश्चित रूप से एक अनूठा प्रणाली थी। अनूठा, अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन प्रणाली रही होगी। यानी जल निकास प्रणाली की व्यवस्था काफी उत्तम तरीके से वहां किया गया था, जो वहां के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, फायदेमंद था। साथ ही साथ अब आता है दोस्तों गृह स्थापत्य अथवा आवास। मोहनजोदाड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इनमें से कई आवासों के मध्य में एक आंगन था, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। शायद आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में आवासों का निर्माण करते समय हड़प्पाई लोग अपनी एकांतता यानी अपनी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते थे। इसलिए भूमि तल पर बनाए जाने वाले कमरों में कोई खिड़की नहीं होती थी, किसी भी प्रकार की खिड़की नहीं रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। हर घर में स्नानागार होता था। गलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। हर घर में कुआं की व्यवस्था थी। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए थे। कितने पाए गए थे? 700 कुएं पाए गए थे। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं दुर्ग। अब आता है चौथा प्रमाण हमारा, दुर्ग। नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली है जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता था। पहला इसमें संरचना था दोस्तों माल गोदाम। हो सकता है कि दुर्ग था, कोई एक माल गोदाम वहां रहा हो, जिससे कि अनाज का काम होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम का था, लेकिन आज इसके ईंटों के बने केवल निचले हिस्से ही शेष बचे हैं, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए हैं। ये संभवतः लकड़ी के बने होते थे। अब आता है दोस्तों विशाल स्नानागार। यानी एक स्नानागार तो मोहनजोदाड़ो की सबसे खास विशेषताओं में से एक खास विशेषता थी। संरचना विशाल स्नानागार की थी, जो दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, जो चारों ओर से गलियारों से घिरा था।
जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण भाग से 2 सीढ़ियां बनी थी। जिप्सम के माध्यम से इसे जलावद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जबकि एक तरफ कुआं बना था। जलाशय का पानी बड़े नाली में वह बह जाता था। उसके उत्तर में 8 स्नानागार बनाए गए थे, जबकि नालियों के सहारे दोनों तरफ 4-4 स्नानागार बने थे। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी खास अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान था जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो अपनी खास चीज के लिए पहचान में था। किसकी खास पहचान क्या थी? तो एक तो वहां पर नियोजित शहर व्यवस्था था, दूसरा वहां की जल निकास प्रणाली थी, तीसरा वहां का गृह स्थापत्य और चौथा वहां का दुर्ग। ये 4 अपनी विशेषता के लिए मोहनजोदाड़ो जाना जाता था और इसी चारों विशेषताओं को दोस्तों हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार अगर दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। निश्चित तौर पे हम आपको एक से एक मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे और हम बताएंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।